अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर अज़हर महमूद को कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर कर दिया है पाकिस्तान रेड बॉल यानी कि टेस्ट टीम का। जब तक उनका ओहदा इख्तिताम नहीं होता, जो उनका जो मौजूदा उनके साथ मुआहदा हुआ है, तब तक वो इस जॉब पर रहेंगे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, रिपोर्ट आपने देखी, बातें हम करते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलने की, और जो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि अज़हर महमूद का नाम सामने आया, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि जो साथ में उस जस्टिफिकेशन दी है कि क्योंकि इनका ये अभी मुआहदा चल रहा है तो अप्रैल 2026 तक कायम मकाम कोच होंगे। तो जब आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, आपने कायम मकाम कोच लगाया है, WTC के साइकिल में ऊपर जाने का वक्त है, आपने पिछली बार लास्ट पे फिनिश किया है, तो फिर बाकी कैसे सीरियस लेंगे इसे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब जो भी नया कोच बनाना चाहिए उसके आगे इंटरिम लिखने की जरूरत है। इसलिए भी सारे इंटरिम होते हैं, हेड कोच थोड़े अरसे के लिए ही आते हैं, जरा सा बुरा रिजल्ट आएगा। और माइंड यू, ये दोनों सीरीज पहले साउथ अफ्रीका से और दूसरी फिर जनवरी में श्रीलंका से, ये आसान नहीं होगी। दोनों टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किल होंगी और खदशा यही है कि पाकिस्तान शायद इतना अच्छा ना कर सके। टेस्ट टीम हमारी जिस तरह स्ट्रगल कर रही है कि हम वेस्ट इंडीज जैसी टीम से अपने होम ग्राउंड पर स्पिन पिच बनाकर हम एक टेस्ट मैच हार गए। उससे पहले हम बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड से जीते, वो बड़ी अच्छी सीरीज जीते थे, लेकिन एकदम से डाउनफॉल आया। जिस तरह ओडीआई की टीम को डाउनफॉल आया, उसी तरह टेस्ट की टीम को भी डाउनफॉल आया। और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि आकिब जावेद आके एक दफ़ा तो बता दें कि वो डाउनफॉल क्यों आया है। एक टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद हराया, फिर उसने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को शिकस्त दी, वो टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज से किस तरह बराबर खेल गई। तो अब अज़हर महमूद के लिए चैलेंज है। वो पिछले जब आए थे बांग्लादेश की सीरीज में, उन्होंने बड़ा मायूस किया। मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्वालिटी स्पिनर नहीं है, चूंकि ग्रास थी तो हमने इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया, और हमारे पास वैसे भी क्वालिटी स्पिनर नहीं। बाद में ही आया कि मैंने कभी ये नहीं कहा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जो दो जर्नलिस्ट और भी कवर कर रहे थे सीरीज, रिजवान एहसान अली हमारे AP के, दानियाल रसूल क्रिकइन्फो के, वो भी वहाँ पे थे, और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के बाद तो उनको अब जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो बाहर रहते हैं, सरे से मुंसलिक रहते हैं, उनका पोर्टफोलियो, उनका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, लेकिन अज़हर महमूद को बड़ा चैलेंज है ये अगली 2 सीरीज का, और फिर इंटरिम नाम हटाने की। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये कि आप किसी को असिस्टेंट कोच से हेड कोच बनाते हैं तो उसका सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इनका तो कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है तो पैसे देने हैं तो चलो इन्हीं को दे देते हैं। रिजल्ट्स क्या थे? रिजल्ट तो ये थे ना कि आपने लास्ट में फिनिश किया। आप ये कह सकते हैं कि ये तो हेड कोच का काम है, लेकिन क्योंकि ये चाहे ये अपने आप को लोकल समझे या ना समझे, है तो ये पाकिस्तान फॉर्मर क्रिकेटर, तो इनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन तो पहले से होनी चाहिए थी जो ये जेसन गिलेस्पी को देते। आपने इतने अरसे बाद सितंबर 1995 में पाकिस्तान, उसके बाद से ये पहली दफा ऐसा था, दूसरी दफा ऐसा था कि जब पाकिस्तान बगैर किसी स्पिनर के होम टेस्ट मैच खेला था। 2019 में श्रीलंका के खिलाफ पिंडी में, इसलिए कि पिंडी की पिच तेज थी, तो यासिर शाह उस वक्त बड़े अच्छे थे, यासिर शाह थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे थे, तो उनको भेज दिया था मुश्ताक के साथ कि आप वहां जाके बॉलिंग के ऊपर काम करें। तो पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के साथ खेला, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था। या अगर वो बारिश वाला टेस्ट मैच था तो वो बारिश हो गई थी। तो पाकिस्तान को अपने प्लेयर्स के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए, हेड कोचेस को, सारे लोगों को। और ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि भागते भूत की लंगोटी, क्या चलो अब ये नहीं पता हमें कि शायद अज़हर महमूद का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होगा, इररिवोकेबल होगा कि अगर आप मुझे हटाएंगे तो आप मुझे पूरे पैसे देंगे। तो वाई नॉट, जब हमें उनके अप्रैल तक या जनवरी 2026 तक जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट की मियाद है वहां तक जब हमें उन्हें पैसे ही देने, तो वाई नॉट उनको कोच बना के देख लेते हैं 2 सीरीज, शायद कुछ। और दूसरा फॉरेन कोचेस ने तो वैसे ही हमें ज्यादा लिफ्ट कराना छोड़ दिया है। मैं तो जानना चाहता हूँ कि माइक हैसन का क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने क्या शराइत रखी है, क्या एडवांस ले रहे हैं या क्या? क्योंकि अब पाकिस्तान की इमेज तो यही है जो आप बात कर रहे हैं कि एवरीबॉडी इज इंटरिम। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा उनको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप निकालेंगे, लेकिन जो मेरी इत्तलात है वो ये कि 6 महीने का है कि अगर आप उनको हटाएंगे तो आप उनको अगले 6 महीने के पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हैसन अच्छा कोच है, उसने आगे जिस तरह से बातें की हैं, जिस तरह वो पॉडकास्ट में इंटरव्यू उन्होंने दिया है, और उनके बारे में जिस तरह की मैंने मालूमात हासिल की थी न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट से, वो कहते हैं कि वो किसी प्लेयर को बहुत ज़्यादा सिखाने की या बहुत अपना प्रेशर उसके ऊपर डालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस प्लेयर को
वो बताते हैं कि इन कंडीशन में सामने वाले ओपोजिशन के जो बॉलर्स हैं उनके खिलाफ कैसा खेलना है। तो ये एक अच्छे कोच की निशानी है कि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता किसी दूसरे प्लेयर के ऊपर। और आजकल की क्रिकेट इतनी है कि आजकल के प्लेयर इतनी क्रिकेट खेल गए हैं, और जो भी टीम में अब हैं, नए प्लेयर को तो आप सिखा सकते हैं, लेकिन किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर को आप थोड़ी बता सकते हैं कि आपको किस तरह खेलना है। थोड़ी बहुत आप निटी ग्रिटीज पे बता सकते हैं कि ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, लेकिन कंप्लीट ओवरऑलिंग तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कंप्लीट ओवरऑलिंग पॉसिबल नहीं है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट कैंप का जारी है, तीसरा जो मरहला है वो शुरू हो गया है। इसमें खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग, फिटनेस, ये सब की ड्रिल्स वगैरह भी की। ये आखिरी मरहला है, ये याद रहे, और ये 4 जुलाई तक जारी रहेगा। शायद साहब, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अच्छी बात है, एकेडमी में रौनक लगनी चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ रौनक ही लग रही है? इससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे इसका कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। पहला, दूसरा, तीसरा ये राउंड किस हिसाब से डिफाइन किए थे? अगर ये T20 के हवाले से है या लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट के हवाले से, तो पिछले वाले में सऊद शकील और मीर हमज़ा क्यों थे? और अगर ये वाला अगर कुछ डिफरेंट है तो इसमें सलमान अली आगा क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्लानिंग के पीछे क्या है। स्किल डेवलपमेंट पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा है। बूट कैंप्स लगते रहे हैं, पाकिस्तान के काकुल में लग चुके हैं कई दफ़ा कैंप्स। एक दफ़ा मोहम्मद अकरम थे गालबन, उनके साथ पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स काकुल गए थे, ट्रेनिंग वहाँ पे की थी। स्किल डेवलपमेंट एक अच्छा आइडिया है, इसलिए कि ऑफ सीज़न में प्लेयर, जैसे कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि प्लेयर चले जाते हैं घर और फिर अपनी डाइट के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे पाते। तो ऑफ सीज़न में अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ प्लेयर T20 के, कुछ प्लेयर टेस्ट के। तो अब वो ओवरऑल ही उन्होंने देखा होगा कि नहीं, हमें आगे टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है, हमें आगे T20 भी खेलनी है, वाइट बॉल क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा है। मेन फोकस तो आपका भी इस वक्त T20 पर ही होगा, इसलिए कि आप बांग्लादेश जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। हाँ, सितंबर में आके आप जब वापस आएंगे या एशिया कप खेलकर, तो फिर उसकी आपकी तवज्जो होगी कि साउथ अफ्रीका के जो 2 टेस्ट हैं उसके ऊपर हम ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता शायद साहब कि आप एक लाहौर में, एक कराची में लगा लेते, एक लिमिटेड ओवर्स का होता, एक टेस्ट टीम के लिए होता, उसमें जो मैचिंग प्लेयर्स हैं, जो दोनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो इधर उधर हो सकते थे, बट कुछ आपको एक पाथवे तो मिलता है, एक रोड मैप तो होता। सारे प्लेयरों को बुला के उन्होंने कहा कि चलो ऑफ सीजन में एक ये लगा लेते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि वाइट बॉल का एक अलग होना चाहिए, रेड बॉल का एक अलग होना चाहिए। हो सकता है ग्रेजुअली अब ये करें कि अब जब टेस्ट मैच करीब आएंगे तो सिर्फ टेस्ट मैच का लगे, लेकिन अभी ज़्यादातर फोकस आपका वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर ही है। तो देखें किस तरह इन्होंने किया है कि मिक्स एंड मैच करके कर दिया सारे प्लेयरों को। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक जो स्किल डेवलपमेंट है, ये बुरा आइडिया नहीं है। आप ऑफ सीज़न में अपने प्लेयरों को मोमेंटम में लेके आते हैं, उनकी प्रैक्टिस प्रॉपर होती है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, उनकी डाइट प्रॉपर होती है, तो आइडिया अच्छा है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर है अब एक दफ़ा हुआ है, नेक्स्ट टाइम शायद इससे पहले इससे बेहतर हो सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि जो पाकिस्तान की सीजन क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जो ट्रेनिंग हो रही है वो ट्रेनिंग नहीं है जो उनके साथ होनी चाहिए, वो बहुत बेसिक लेवल पे हो रही है, जैसे शैडो प्रैक्टिस या ये वो अंडर 15 अंडर 14 के बच्चों को कराई जाती है। तो क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं कि उसका भी आपको कोई प्लान बनाना है कि आपने बाबर आजम को या रिजवान को ये सब नहीं कराना, उनकी ट्यूनिंग कुछ और तरीके से होनी चाहिए? अब जाहिर है आपके पास अभी रेड बॉल का हेड कोच आया है, वाइट बॉल का आपके पास अलग कोच है। ये जनरली एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर या नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो आप कह लें, उन्होंने एक प्लान बना के दिया होगा। हम इसमें बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं थी या वो चीज़ सही नहीं थी। लेट्स चलो एक्सेप्ट एक आइडिया है, और ऑफ सीजन में प्लेयरों को एक मौका दिया है कि वो फिटनेस पे अपने काम करें, अपने स्किल के ऊपर काम करें। यकीनन इसमें बेहतरी आ सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनके जो देखने वाले हैं, जैसे आकिब जावेद अब मैन हैं, अजहर अली भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, अंडर 19 का एक मुल्तान में लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से फिर आप एक दफ़ा करते हैं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप इसको समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, लेकिन कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। इसलिए कि अगर आप ऑफ सीजन में अपने प्लेयर्स को नहीं करेंगे इस तरह, जो लोग लीग खेलने चले जाएंगे, चले वो तो लीग खेल रहे हैं, जो लीग नहीं खेल रहे हैं उनको लिए भी आपको कुछ रखना पड़ेगा। और स्पेशली आपको रेड बॉल क्रिकेटर्स के लिए जो साल में बहुत ही कम 2 या 3 सीरीज बड़ी मुश्किल से मिलती हैं उनको, या फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना पड़ता है, तो रेड बॉल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन प्लेयरों का रिदम में रहना। बिल्कुल सही है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room। और एशिया कप के इनेकाद पर जो गैर यकीनी के बादल छाए हुए थे वो झट गए हैं और अब खबरें ये आ रही हैं कि 12 से 28 सितंबर तक ये इवेंट दुबई में खेला जाएगा, यूएई में खेला जाएगा इनफैक्ट। और इसके हवाले से ये है कि पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें शामिल होंगी। शाहिद साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए यही खबरें आ रही हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इम्कान है कि एक शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और भारत ने भी इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है कि वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अभी तक पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर भारतीय गवर्नमेंट ने कोई बात कर दी, अभी ब्रिक की एक समिट हो रही है जिसमें वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, यहाँ से अगर बात कहीं खुदा न खास्ता आगे बढ़ी तो शायद वो मना कर दें कि जी हम मल्टीनेशनल में भी, फिर तो एशिया कप का इनेकाद बिल्कुल ख़तरे में पड़ जाएगा। ACC के इस वक्त प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, वो मुस्तकिल कांटेक्ट में हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी और दीगर बोर्ड से भी, और ACC उम्मीद यही है कि फर्स्ट वीक में एक फाइनल डिसीजन लेगा। यूएई में आपके पास अबू धाबी का ग्राउंड और शारजा के ग्राउंड अवेलेबल नहीं होंगे उन डेट्स में, एशिया कप के डेट्स में, इसलिए कि बायलैटरल वहाँ पे भी T20 शारजा में गालिबन वेस्ट इंडीज़ और नेपाल की हो रही है, अबू धाबी में भी अफगानिस्तान की कोई सीरीज़ प्लान्ड है। तो अगर उनको वहाँ पे ग्राउंड नहीं मिले तो सिर्फ एक दुबई में भी हो सकता है। ओवरऑल इतने ज़्यादा मैचेस नहीं तो आप दुबई में भी करा सकते हैं, लेकिन शारजा के लिए कह के आप कह सकते हैं कि आप आगे पीछे कर लें, नेपाल के मैचेस थोड़े बहुत आगे पीछे कर दें। माय पॉइंट इज कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इंडियंस एज द होल ये बर्दाश्त कैसे पैदा होगी? क्योंकि अभी ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास वाला सीन है, हानिया आमिर के ऊपर इतना शोर मच रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने में वो ओके होंगे या इस पर एक वावेला मचेगा? देखें अब वो क्या, उनकी गवर्नमेंट क्या पैतरा बदलती है या उनकी जो BCCI है वो क्या कहती है। BCCI के ऊपर भी प्रेशर है, और जो उस वक्त आज से 1.5 महीने पहले जब ये आया था कि नहीं हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे, और पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई थी, इसलिए कि अभी गांव बस्तानी के चोर पहले से आ जाते, पहले से खबरें आ जाती कि नहीं ये रिएक्शन ऐसे होगा, भारत नहीं खेलेगा। और उनके सेक्रेटरी ने बड़ा सेंसिबली आके देवजीत सैकिया ने कहा था अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, जब करीब आएगा। और अब इस जुलाई के अगर फर्स्ट वीक में कोई ऐलान हो सकता है, अगर तो ऐलान हो अच्छा हो तो एशियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। पाकिस्तान के लिए तो होगा ही अच्छा कि पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। इंडिया तो अपनी ज़ाहिर बड़ी क्रिकेट टीम है, बड़ा उनका पावर है, वो कहीं भी जाके भी क्रिकेट खेल सकते हैं, और T20 की उनको बेपनाह तैयारियों का बेपनाह मौका मिल सकता है। मुझे इस पर बड़ी हैरानी है क्योंकि इतना माहौल वहाँ पे ख़राब किया हुआ है और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इतना ज़्यादा है, उसके बाद अगर वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाते हैं तो ये इट्स वेरी सरप्राइजिंग। एक बॉडी है एशियन क्रिकेट काउंसिल, या तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को ख़त्म कर दें या फिर उसमें से ये कर दें कि जी पाकिस्तान इंडिया कभी एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, एक इवेंट होगा उसमें इंडिया नहीं खेलेगा एक, और ये पहले हो चुका है। एशिया कप तो एक ऐसा यतीम टूर्नामेंट है कि एक दफ़ा भारत ने बॉयकॉट किया, एक दफ़ा पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, आपके यहाँ होगा तो हम नहीं आएंगे, आपके यहाँ होगा तो हम नहीं आएंगे, इस तरह का तो एशिया कप के साथ चलता रहा। अब वो जो पैसे वाली बात आ गई ना, उस वक्त BCCI इतना पावरफुल नहीं था, जब वो नहीं खेले तो भी फर्क नहीं पड़ा, अब उनके ना खेलने से बहुत फर्क पड़ता है फाइनेंशियली। उनके ना सिर्फ उनके ना खेलने से, पाकिस्तान के ना खेलने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। जब अगर ब्रॉडकास्टर ने 70% इंक्रीज के साथ 8 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो किसी बेसिस पे किया है ना, उसने इस बेसिस पे नहीं किया कि इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं। सोशल वर्क नहीं है ब्रॉडकास्टर का, पाकिस्तान की भी एक वैल्यू है, पाकिस्तान की टीम वैल्यू होल्ड करती है, ना सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट में, मतलब ना सिर्फ एशियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में भी वैल्यू। बिल्कुल सही। और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अपने रिजल्ट्स बेहतर करने, पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ODI क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। आप अगर 8, 9 या 10 के बाहर चले जाएंगे तो फिर आपको आप एक्साइटिंग टीम नहीं रहेंगे ना, जो कि कुछ अरसे से ऐसा ही हो रहा है। खैर, अब थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट में होने वाली एक बड़ी नाइंसाफ़ी की। वो ये कि ICC ने वेस्ट इंडीज़ के हेड कोच डेरिन सेमी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने वो जो ख़राब एम्पायरिंग जिस पे हम सब बोल रहे थे, उन्होंने ऑफिशियली उस पर बोल दिया है, तो उस पर जुर्माना आयद हो गया। आपने भी वो मैच देखा है, मैंने भी देखा है। शाहिद साहब, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या हुआ जब उसके बाद कीपर हाथ ज़मीन पे रख के बॉल को सपोर्ट करके कैच ले रहा है और उसको कैच दे दिया जाता है, और ऐसे मुतादिद फैसले जो गलत साबित हुए। डेरिन सेमी बहुत ही अच्छा आदमी है, और जिस तरह जब उसने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था 2012 में, उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होती थी कि वो सिर्फ आइलैंड की वजह से, कोटे की वजह से कप्तान बना हुआ है,
उसने उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो वो बोला था, चॉइस ऑफ उसकी वर्ड्स थी आउटस्टैंडिंग थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने बड़ा अच्छा चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसने कहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि एक कैच तो आपने नहीं दिया जब शे होप ने पकड़ा, दूसरा कैच जब एलेक्स कैरी ने पकड़ा उसी तरह का तो वो आपने दे दिया, एक एलबीडब्ल्यू आप ट्रेविस हेड का नहीं दे रहे, दूसरा एलबीडब्ल्यू जिसमें स्पाइक भी आ रहा है आप ये कह रहे हैं कि नहीं बैट और बॉल में बड़ा गैप है। एक ही अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक जो साउथ अफ्रीका के हैं, उनसे पुरखास चल रही थी वेस्ट इंडीज़ की। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के जो वाइट बॉल क्रिकेट T20 मैचेस हुए थे इंग्लैंड में, उसमें भी उनसे 2-3 ऐसे फैसले हो गए थे, तो डैरन सैमी का गुस्सा जमा हो रहा था। लेकिन अगेन उन्होंने जो चॉइस ऑफ वर्ड उन्होंने कहा, उन्होंने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा मुझे क्लैरिटी चाहिए कि आपने एक नॉट आउट दिया, दूसरा वो कैसे आउट हो गया। वही कैच वाला भी एलबीडब्ल्यू वाला, उसके अल्फाज इस तरह के थे कि आईसीसी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन चूंकि एक रूल है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली किसी अंपायर पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास एक मौका होता है, कैप्टन्स रिपोर्ट जाती है, आप उसमें नेगेटिव मार्किंग दें होल्डस्टॉक की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलते चलते वक्त कम है, परसों बड़ा मुकाबला है बर्मिंघम में इंडिया और इंग्लैंड का, और वहाँ इंडिया कभी टेस्ट मैच जीता नहीं है, रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, और विदाउट बुमराह तो उनका मुझे लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल होना है। नहीं, 1-0 के बाद तो बुमराह को उन्हें खिलाना पड़ेगा। अगर वो नहीं खिलाएंगे और 2-0 हो जाएगा, जैसा कि बर्मिंघम का रिकॉर्ड है कि 8 में से कभी भी 7 हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है, तो अगर 2-0 हो गया तो फिर इंडिया के लिए सीरीज में वापसी का चांस नहीं रहेगा। बट उनके लिए भी मुश्किल फैसला है ना। अगर वो दूसरा टेस्ट किसी तरह जीतते हैं या किसी तरह बारिश या किसी वजह से ड्रॉ होता है, फिर उनके बाद तीसरे टेस्ट में बुमराह को रेस्ट कराने का मौका है, इसलिए कि दूसरे और तीसरे टेस्ट में गैप। लेकिन शायद साहब बुमराह जितना फ्रेजाइल है, और अगर वो देख रहे हैं कि वर्कलोड मैनेज यहाँ ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आगे तो उनकी बड़ी क्रिकेट है ना, उनकी तो टफ क्रिकेट है। वो बुमराह को इंडिया ओवर रिएक्ट कर रहा है। बुमराह ने जब अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने 4 टेस्ट खेले थे। हाँ, 5वें टेस्ट में जाकर वो सेकंड इनिंग्स में जब वो अनफिट हुआ और वो सीरीज हार गए, हाँ, वहाँ से फिर बात एक होना शुरू हो गई। आप अगर बीच में गैप है तो आप बुमराह को खिलाएं, और बुमराह के बगैर आपकी बॉलिंग बिल्कुल वीक हो जाती है। और आपने सिलेक्शन भी ऐसा किया पहले टेस्ट मैच में कि आपने 1 डायमेंशनल अटैक रखा था, सारे राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, जबकि अर्शदीप आपके पास था कि आप उसका डेब्यू कराते, उसका डेब्यू ही नहीं हुआ है अभी तक। ज्यादा अच्छी बॉलिंग। फिर आपके पास आकाशदीप एक ऐसा है जिसका एक्सपीरियंस था। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन शार्दुल ठाकुर का तो किसी को भी समझ नहीं आया। जब आप ये सोचेंगे कि 8वें नंबर पे भी आपको बैटिंग चाहिए होगी, तो फिर आपके साथ यही होगा। और 8, 9, 10, 11 इंडिया में आज तक इतना 8, 9, 10, 11 ने मायूस नहीं किया कि दोनों इनिंग में मिला के 9 रन बनाए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है, और उनकी टेल का डिफरेंस दोनों का साफ पता चल रहा है। अच्छा, इंग्लैंड का जो एक ही चेंज है, उन्होंने तो अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है फॉर सेकंड टेस्ट मैच, जिसमें जोफ्रा आर्चर को उन्होंने डाल दिया है। और वैसे जोफ्रा आर्चर ने जो ससेक्स की नुमाइंदगी करते हुए मैच खेला, उसमें विकेट 1 ली और कुछ 30 कुछ रन्स भी किए। को खास परफॉर्मेंस नहीं है, बट एक्साइटिंग क्रिकेटर तो है। 15 में लिया है उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खिलाएंगे उसको ये टेस्ट मैच। उसको लॉर्ड्स में खिलाएंगे, इसलिए कि 1-0 अप है। हाँ, अगर डेस्परेशन होती, 1-0 डाउन होते तो फिर आर्चर। लेकिन शायद साहब बॉलिंग उनकी भी बहुत वीक नजर आई है। जीत गए वो अपनी बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग वीक नजर आई है। लक उनके साथ थी। और जो ब्रेव होता है, जो इस तरह के फैसले करता है, स्टोक्स टाइप, वो लक फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब मेरे साथ थे, और बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने बात की। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।